हेलो एवरीवन, दिस इज पराग एंड जेएचएल की रिवीजन की ये सीरीज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जो कि हो रही है मॉड्यूल से। ठीक है, आपने इससे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे, आई होप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए। मैंने उसमें लिमिटेशन एक्ट कवर किया है, सीआरपीसी एक्ट कवर किया है, लॉ ऑफ टॉर्ट कवर किया है, और आज होने जा रहा है सीपीसी। ये सारे जो चैप्टर मैं करा रहा हूं ना, मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट को थोड़ा छोड़ के, ये जो अभी तक के अपने 3 चैप्टर जो हो रहे हैं, जैसे लिमिटेशन एक्ट हुआ, सीआरपीसी हुआ, जो आज सीपीसी होगा, मैं सीपीसी को आज डिटेल में करना चाहूंगा। मतलब ज्यादा डिटेल नहीं, शायद 2 पार्ट में वीडियो बन सकती है, या शायद आज भी हो सकता है पूरा, बट मैं चाहता हूं कि सीपीसी हमारा डिटेल में हो, क्योंकि हम मॉड्यूल से कर रहे हैं ना, तो शायद हमारा अगर डिटेल में हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आज हम करेंगे सीपीसी। सीपीसी को बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। एंड चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट, है ना, बकवास क्यों करना फालतू की, सॉरी। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट, सीपीसी। और इसके बाद आएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ऑब्वियसली 2 पार्ट में रहेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। ठीक, देखो आपके सामने नोट्स आ गए हैं, ये मॉड्यूल के नोट्स है, हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स है, आईसीएसआई के नोट्स है, तो हम इसी से करने वाले हैं, ना कि कोई हमारे पर्सनल नोट्स वगैरह मैंने बनाए हैं, तो हम इसी से करेंगे। तो जैसे कि आपको चैप्टर दिख रहा है, चैप्टर नंबर 8 है, लेसन नंबर 8 है मॉड्यूल का, जो कि बात करता है सिविल प्रोसीजर कोड की। सिविल प्रोसीजर कोड 1908, आपको सेक्शन याद रखना है, सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कोड की। मैंने कोड के बारे में आपको एक्चुअली सीआरपीसी में बताया रहेगा, बट यहाँ पे भी मैं आपको एक बात मतलब बता ही देता हूँ ना। क्या प्रॉब्लम है, मैं बैठ जाऊँ क्या थोड़ा? ठीक है, बैठ जाता हूँ, मैं क्यों पूछूं आपसे। तो कोड का मतलब क्या होता है बेसिकली? कोड का मतलब होता है, जब देखो अब कोई एक्ट बना या कोई लॉ बना, बराबर है। अब कोई लॉ कोई चीज को लेके बना कि मर्डर में आपको फांसी होगी या आपको उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, ऐसा एक लॉ बना है सपोज। अब ऐसे लॉ जब बना है कि आपको मर्डर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, और इससे रिलेटेड कई लॉ बन गए, ठीक है, कि मर्डर हुआ तो फिर आपको इम्प्रिजनमेंट होगी, मर्डर हुआ तो ये होगा। हमने क्या किया, हमने सारे लॉज को लिया और इकट्ठा करके एक चीज बना दी। अब जो चीज बनाई ना, वो चीज बन गई है कोड। अब कोड का मतलब समझ गया, बहुत सारे लॉ मिलके मर्ज होके एक लॉ बन गया, तो हम उसको बोलते हैं कोड। कोड का सिंपल मीनिंग आपको समझ गया, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली? ठीक है, अब ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, अब क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर, ये भी हमको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों पढ़ रहे हैं? तो सिविल प्रोसीजर कोड, हमने सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ लिया, मतलब क्रिमिनल केस में हम कैसे डील करते हैं, हमने ये पढ़ लिया। अब हमको यहाँ पे ये भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिविल केस में हम कैसे डील करते हैं, तो इसीलिए हम आज पढ़ रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, सबसे पहले सिविल प्रोसीजर कोड कौन से टाइप के केस में डील करता रहेगा? सिंपल है, एज द नेम सजेस्ट। कौन से केस में डील करता रहेगा, क्रिमिनल या सिविल? ऑब्वियसली सिविल केस में डील करता रहेगा, बराबर है। आगे बढ़ो, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, पास हो गए हम लोग। उसके बाद देखो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, सिविल प्रोसीजर मीन्स अ बॉडी ऑफ लॉ कंसर्न विद द मेथड, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस विच यूज सिविल लिटिगेशन। प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बताता है ये, सिंपल मीनिंग। इंट्रोडक्शन तो हमने ऊपर पढ़ लिया। अब एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? वही है कि ये सिविल केस में डील करता है, सिविल प्रोसीजर्स में डील करता है, ना कि क्रिमिनल केसेस में डील करता है। वही सब लिखा गया है ऊपर, मतलब नीचे सिविल के डिस्प्यूट सॉल्व करने के, सेटल करने के काम करता है। तो यही सब मैटर, मतलब ये सब देखो यहाँ पे इतने सब मैटर इसमें ये डील करता है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, स्कीम हमको पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये टर्म्स पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टर्म्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो सबसे पहला टर्म कौन सा है? तो सबसे पहली टर्म है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन हम मतलब एक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, उसमें भी पढ़ेंगे कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन क्या है? तो कॉज ऑफ एक्शन मीन्स अ सेट ऑफ फैक्ट्स, ऐसे सेट ऑफ फैक्ट्स जो आपको मतलब प्लेंटिफ को किसी चीज को प्रूव करने में मदद करते हैं। कॉज ऑफ एक्शन कुछ इस तरह के फैक्ट्स है जो हमको कोई चीज को प्रूव करने में मदद करते हैं। क्या लिखा गया है एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, मतलब ना कि मॉड्यूल्स है, मैं ऐसे ही आपको एक बताता हूँ। कॉज ऑफ एक्शन क्या बोलता है? कॉज ऑफ एक्शन इज अ सेट ऑफ फैक्ट्स और अ लीगल थ्योरी
that gives an individual or entity the right to seek a legal remedy against another. कॉज ऑफ एक्शन एक सेट ऑफ फैक्ट्स है और लीगल थ्योरी है इंडिविजुअल और एंटिटी के लिए, उनके अगर राइट इंफ्रिंज होते हैं तो उनके लिए लीगल रेमेडी, मतलब लीगल रेमेडी कैसे देंगे, मतलब जो डिफेंडेंट है वो लीगल रेमेडी कैसे देगा, ये बताता है कॉज ऑफ एक्शन. सेट ऑफ फैक्ट्स है जो प्लेंटिफ को कुछ राइट्स प्रूफ करने में मदद करते हैं, जैसे कि आपको इधर भी दिख रहा होगा, देखो यहाँ दिख रहा है. एक सेकंड में पेंसिल ले लूं क्या? हाँ जी, मैं पेंसिल को रेड कर लेता हूं, सॉरी. तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखो मतलब कुछ ऐसे सेट ऑफ फैक्ट्स है हमारे पास, कुछ इस तरह के फैक्ट्स है जो प्लेंटिफ को उसका मतलब जो भी है वो प्रूफ करने में मदद करती है. सिंपल है, आगे बढ़ो. उसके बाद आता है जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री. सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में इसमें क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, 101% पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन. जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर में से किसी पे तो क्वेश्चन पूछेंगे. तो यहाँ पे जो जजमेंट है ना, तो जजमेंट को हम आगे में कवर करता है, यहाँ पे नहीं कवर करेंगे क्योंकि हम मतलब मैं चाहता हूं कि उसको डिक्री एंड ऑर्डर के बाद कवर कराऊं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा. सबसे पहले कवर करेंगे हम डिक्री. डिक्री मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं. अगर आप यहाँ पे पढ़ने जाओगे तो यहाँ पे लिखा बहुत कुछ गया है जो कि आपको नहीं समझ में आएगा. डिक्री मैं आपको सिंपल मीनिंग में समझाता हूं. डिक्री एक फाइनल जजमेंट होता है. डिक्री एक फाइनल जजमेंट होता है. जब भी कोर्ट एक जजमेंट देगा, लास्ट जजमेंट देगा, इट मींस डिक्री पास की है कोर्ट ने. कोर्ट ने क्या पास करी है, तो कोर्ट ने डिक्री पास की है, ये हमको ध्यान रखना है. तो डिक्री मतलब क्या, तो डिक्री मींस अ फाइनल एडजुडिकेशन. फाइनल एडजुडिकेशन, फाइनल जजमेंट बोल लो. तो डिक्री क्या है, तो डिक्री एक फाइनल एडजुडिकेशन है, फाइनल जजमेंट है. समझ गए? अब डिक्री दो टाइप की होती है. तो डिक्री कितने टाइप की होती है, तो डिक्री दो टाइप की होती है. कौन कौन से टाइप है? सबसे पहले प्रिलिमिनरी डिक्री, जो फाइनल डिक्री के पहले पास की जाएगी. दूसरी फाइनल डिक्री, जो प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद पास की जाएगी. सिंपल है. प्रिलिमिनरी डिक्री जो फाइनल डिक्री के पहले पास की जाएगी, और फाइनल डिक्री जो प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद में पास की जाएगी. ठीक है. तो जब प्रिलिमिनरी डिक्री क्या करती है, अगर नीचे हम जाए तो यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे ये मैंने ग्रीन में करके रखा है, ये जो है. तो प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है, तो बेसिकली प्रिलिमिनरी डिक्री इज अ डिक्री विच इज इश्यूड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट. जब आपका सूट पेंडिंग है ना, तब इशू की जाती है प्रिलिमिनरी डिक्री. उसमें क्या किया जाता है, तो बेसिकली प्रिलिमिनरी डिक्री में कुछ राइट डिसाइड किया जाता है एंड कुछ फर्दर राइट डिसाइड किए जाते हैं. मतलब कुछ फर्दर राइट हैज टू बी डिसाइडेड. पहले के राइट जो डिसाइड किए रहेंगे उसको भी उसके में कुछ मतलब चेंजेस करने हो तो वो किया जाता है प्रिलिमिनरी डिक्री में. इसलिए प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जाती है. प्रीलिमिनरी डिक्री मतलब प्री पहले, फाइनल के पहले पास की जाने वाली डिक्री इज अ प्रिलिमिनरी डिक्री. क्लियर है? उसके बाद है फाइनल डिक्री. फाइनल डिक्री जो फाइनल मतलब फाइनल है, लास्ट में पास की जाएगी, जो फाइनल एडजुडिकेशन है, बट जो प्रिलिमिनरी डिक्री को टच नहीं करेगी. मतलब अगर कोई प्रिलिमिनरी डिक्री पास किया और कुछ चेंजेस हुआ है ना, तो उसको टच नहीं करेंगी फाइनल डिक्री. ध्यान में रखो. प्रिलिमिनरी डिक्री जो फाइनल डिक्री के पहले पास की जाएगी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट पास की जाएगी. सूट होने के बाद पास नहीं की जाएगी, जिसमें सर्टेन राइट डिसाइड किए जाएंगे, कुछ मतलब चेंजेस करने हो तो वो किए जाएंगे, इसलिए प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जाएगी. उसके बाद आता है फाइनल डिक्री. फाइनल डिक्री एकदम लास्ट में मतलब फाइनल जजमेंट दी जाती है, बट वो प्रिलिमिनरी डिक्री को ओवर रूल नहीं करती. एक वर्ड है यहाँ पे, ओवर रूल नहीं करती. मतलब वो प्रिलिमिनरी डिक्री के कुछ जो चेंजेस प्रिलिमिनरी डिक्री में किए गए हैं उसको वो चेंज नहीं करेगी फाइनल डिक्री. क्लियर है? अब यहाँ पे दो जो कंसेप्ट है, डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर, इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा. अब डिक्री होल्डर क्या होता है एंड जजमेंट डेटर क्या होता है? सो सबसे पहले मैं दोनों का डिफरेंस बता दूं. डिक्री होल्डर वो पर्सन है जो डिक्री होल्ड करके बैठा है, मतलब जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है. देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है. डिक्री होल्डर कौन सा पर्सन है जिसके फेवर में डिक्री पास की गई है, वो डिक्री है. मतलब अब हमारा केस चल रहा था मेरा और मेरे फ्रेंड का. अब केस मतलब मेरे फेवर में आ गया, सो आई एम अ डिक्री होल्डर एंड मेरा फ्रेंड जो है वो डिक्री मतलब जजमेंट डेटर. अब जजमेंट डेटर का मीनिंग आपको ऑलरेडी समझ गया है, बट मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ.
जजमेंट डेटर कौन होता है? जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास होती है वो जजमेंट डेटर, जिसके फेवर में डिक्री पास होती है वो डिक्री होल्डर, जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास होती है ना वो जजमेंट डेटर। एक बार फिर से, डिक्री का मतलब क्या होता है? तो डिक्री एक फाइनल जजमेंट है। डिक्री में दो लोग होते हैं, मतलब डिक्री जब पास की जाती है तब दो लोगों के अगेंस्ट में पास की जाती है। पहला पर्सन होता है डिक्री होल्डर, जो जिसके फेवर में डिक्री पास की जाती है। दूसरा पर्सन होता है जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास की जाती है, जो कि मतलब हार जाता है। शायद मतलब वो चाहे तो आगे अपील कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो कंसेप्ट आपको अच्छे समझ गए, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ गए होंगे, है ना। देखो बेसिकली एक टर्म है कि डिक्री, सारी डिक्री वैसे तो मतलब अपीलेबल है, बट अगर कुछ को बोला जाए कि अपीलेबल नहीं है तो उनको हम साइड में हटा सकते हैं। एक्सेप्ट बार्ड, मतलब सम स्पेशल एक्सेप्ट बार्ड हम कर सकते हैं। सेकंड अपील इसमें पॉसिबल है, तो ऑर्डर में पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको ऑर्डर का मीनिंग बताता हूं। सबसे पहले हमने डिक्री को खत्म किया, डिक्री हमारी पूरी तरह से खत्म हो गई है, डिक्री में हमारा कुछ नहीं बचा। डिक्री आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी आई होप, क्योंकि हम ये लेक्चर को मैं चाहता हूं कि डिटेल में करें, चाहे तो 2 पार्ट में कर लेंगे, कोई बात नहीं है, बट मैं चाहता हूं सीपीसी हम डिटेल में करें थोड़ा। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑर्डर का। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर में मतलब ऑर्डर बोला जाता है बेसिकली, ऑर्डर एक जजमेंट की तरह ही होते हैं। हम कितने भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, कितने भी ऑर्डर पास करो तुम, मतलब जब कोई केस चल रहा है ना, केस ऑर्डर तो आपको पता ही रहेगा। अब कोर्ट हमको ऑर्डर देता है, कितने ऑर्डर देता है? हमारा केस चल रहा रहता है, हमको कोर्ट ऑर्डर देता रहता है कि भैया तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम्हारे अगेंस्ट ऑर्डर पास करता रहता है। तो ऑर्डर पास करने की बेसिकली कोई लिमिट नहीं होती, बट यहां पे एक कंसेप्ट है कि आप ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोर्ट से कोई ऑर्डर आ रहा है ना, कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर भेजा आपको, तो वो ऑर्डर से आपको लग रहा है नहीं यार मैं एग्रीड हो गया हूं, तो ये ऑर्डर मेरे अगेंस्ट नहीं आना चाहिए था, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आप क्या बोलोगे? नहीं मैं तो अपील करूंगा, कोर्ट के खिलाफ मैं अपील करूंगा। तो ये नहीं चलता है, ऑर्डर के खिलाफ अपील पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, सम केसेस में अपील होता है, तो वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ये लेक्चर में नहीं कराऊंगा, अगले लेक्चर में कराऊंगा। कौन से मतलब ऐसे कौन से ऑर्डर है जिस पर अपील पॉसिबल है, बट नॉर्मली अपील ऑर्डर में होता नहीं है, सिंपल। अब कुछ इसेंशियल्स है, ऑर्डर पास करने की वैसे कोई लिमिट होती नहीं है, तो ऑर्डर क्या है? पेंडेंसी ऑफ द सूट में क्या पास किए जाते हैं, ना कि फाइनल में ऑर्डर पास किए जाते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे में क्या बोला है? वैसे तो ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, बट अगर बोला जाए तो वो अपीलेबल हो सकते हैं। उसके बाद आता है जजमेंट। जजमेंट का आ गया भैया। हाँ, ये देखो, ये जो जजमेंट है ना, बेसिकली इसको मैं चाहता था कि मैं आगे में पढ़ाऊं, बट मैं चाहता हूं कि अभी यही कवर करा दूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है जजमेंट की, बट मैं आपको जजमेंट ना अपने तरीके से समझाता हूं। अगर देखो, कोर्ट जजमेंट कब देता है? तो जब भी जजमेंट देगा तो कोर्ट 2 चीजें देखेगा। एक चीज देखेगा डिक्री, और दूसरी चीज देखेगा ऑर्डर्स, कि कोर्ट ने किस तरह के ऑर्डर और कौन सी डिक्री कोर्ट ने पास की है। तो सबसे पहले डिक्री और ऑर्डर को ध्यान रखते हुए कोर्ट एक जजमेंट देता है। डिक्री और ऑर्डर को ध्यान रखते हुए कोर्ट एक जजमेंट देता है, उसको बोला जाता है जजमेंट। मतलब डिक्री और ऑर्डर को ध्यान रखते हुए एक जजमेंट दी जाती है, दोनों के सपोर्ट से एक जजमेंट दी जाती है, इट्स कॉल्ड अ जजमेंट। अब जजमेंट 4 चीजों के आधार पे दी जाती है। कौन सी 4 चीजें? मतलब एक जजमेंट में ये 4 चीजें होनी चाहिए, तभी उसको मानेंगे कि हाँ ये जजमेंट थी, कोर्ट ने ये जजमेंट पास की है। अब ये 4 चीजें कौन सी है? तो सबसे पहली चीज, अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जो बोल रहा हूं आपको लिख लो, ठीक है। अपना नोटबुक और पेन हाथ में रखो, उसको आप एक बार नोट डाउन कर लो। अब ये 4 चीजें जो जजमेंट में होनी चाहिए, कौन सी 4 चीजें? पहली चीज, एक कंसाइज स्टेटमेंट होना चाहिए केस का। मतलब अब इतना बड़ा केस है भैया, मतलब बहुत बड़ा केस है, अब उसको 100 पेजेस में आपने लिखा हुआ है केस को। अब मैं क्या करूंगा, वो 100 पेजेस का 1 पेज में कर दूंगा, उसको कंसाइज बना लूंगा, बहुत छोटा सा बना लूंगा, और केस को समझने के लिए मैं उसको 1 पेज में कंसाइज स्टेटमेंट कर लूंगा। सेकंड,
पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मतलब आपको कौन से पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है वो आपको पता रहना चाहिए। अब जब ये दो चीजें हो जाएगी तब आप तीसरी चीज के ऊपर ध्यान दोगे, कौन सी होगी? अब आप दोगे डिसीजन, ठीक है। तीसरी चीज कौन सी होगी? डिसीजन दोगे। एंड मतलब आपने डिसीजन दिया एंड लास्ट में आपको बताना पड़ेगा कि उसका रीजन क्या था, आपने वो डिसीजन क्यों दिया, जजमेंट क्यों दिया, क्यों आपने मतलब कौन से आधार पे वो जजमेंट दिया, तो उसका आपको एक रीजन देना पड़ेगा। कौन सी चार चीजें मैं फटाफट रिपीट करता हूं। पहली चीज, एक कंसाइज स्टेटमेंट होना चाहिए केस का, उसके बाद पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, देन थर्ड चीज है आप डिसीजन दोगे, डिसीजन देने के बाद आपको रीजन बताना पड़ेगा व्हाई यू आर टेकिंग दिस डिसीजन, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोर्ट, मैं इसको ना बाद में कराऊं, ये जो ज्यूरिसडिक्शन है वैसे है सिंपल, पर मैं चाहता हूं पहले हम लोग ये कर लें। ये जो हमारे पास दो डॉक्ट्रिन्स है ना, डॉक्ट्रिन्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दिख रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले ये दो डॉक्ट्रिन को खत्म करें। मेरी पेंसिल नहीं चल रही है, हाँ चल रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये दो डॉक्ट्रिन को खत्म करते हैं, देन मैं चाहता हूं कि हम लोग आगे जाए, करें। तो सबसे पहले देखो मैं ये दो डॉक्ट्रिन को कवर कर रहा हूं। सबसे पहला डॉक्ट्रिन है स्टे ऑफ सूट, इसको पेपर में पूछा जाता है। ये दोनों डॉक्ट्रिन को पेपर में पूछा जाता है, 100% पूछेंगे, 101% पूछेंगे, लिख के ले लो। तो स्टे ऑफ सूट एंड बार ऑफ सूट, सेकंड डॉक्ट्रिन का नाम है बार ऑफ सूट, फर्स्ट है स्टे ऑफ सूट, जो कि जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है बाजू में। स्टे ऑफ सूट क्या बोलता है? बेसिकली अगर कोई चीज मतलब कोई मैटर है, एक मैटर चल रहा है कोर्ट में, अब उसमें दो पार्टी है, अब एक पार्टी क्या करती है, वो एग्रीड पार्टी है, वो कोर्ट में मतलब वो पुलिस स्टेशन में जाती है, वो दूसरे पार्टी के खिलाफ केस करती है, बराबर। अब वो जब दूसरे पार्टी के खिलाफ केस करेगी, दूसरे पार्टी के खिलाफ वो केस करती है, देखो यहाँ पे मैं नीचे नीचे जाता हूँ, आपको वो इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा ना आप ये पढ़ लिया करो डायरेक्ट, ये एकदम जबरदस्त, ठीक है। तो सबसे पहले दो पार्टी होती है, अब दो पार्टी के बीच में चल रहा होता है डिस्प्यूट चल रहा होता है, तो एक पार्टी केस करती है, दूसरी पार्टी भी केस करती है। अब एक केस तो हो चुका है ना, अब दूसरी पार्टी भी सेम कॉज में केस करती है दूसरे के ऊपर। अब प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर किया, डिफेंडेंट प्लेंटिफ के ऊपर केस करेगा, दोनों पार्टी है। देखो एक यहां पे लिखा हुआ है मैटर मस्ट बी टू सूट्स इंस्टीट्यूट एट डिफरेंट टाइम्स, दो सूट्स डिफरेंट टाइम फाइल हुए हैं कोर्ट मतलब पुलिस स्टेशन में, दो सूट्स डिफरेंट टाइम फाइल हुए, बट जो दोनों सूट्स है ना वो सेम मैटर से रिलेटेड है। अब कोई हमारे बीच में झगड़ा हुआ है, मैंने भी पुलिस स्टेशन में जाके केस किया, उसने भी पुलिस स्टेशन में जाके केस किया, हम दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट केस किया, मैटर सेम चीज का है, बराबर है, मैटर भी सेम चीज का है। और फिर कोर्ट क्या करेगा, अब मैटर अगर सेम चीज का है ना, अब पहले मैंने केस कर दिया, तो जब दूसरा सूट आएगा कोर्ट उस पर बोल देगा भैया रुक जाओ, कोर्ट क्या बोलेगा, भैया रुक जाओ, आप मतलब पहला जो सूट है वो ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है, आप उसके ऊपर सेम मैटर पे जो आपका सेम मैटर है ना उस पे आप फिर से केस नहीं कर सकते, मतलब उस पे स्टॉप लगा देगा कोर्ट। क्या बोलेगा, स्टे ऑफ सूट, स्टे लगा देगा, मतलब सब्सिक्वेंट सूट जो आएगा उस पे कोर्ट बोलेगा तुम नहीं कर सकते, स्टे लगा देगा। समझ में आ गया चीज, इजी है। एक बार फिर से, द मैटर मस्ट बी टू सूट्स इंस्टीट्यूटेड एट अ डिफरेंट टाइम, दो सूट्स है डिफरेंट टाइम आप सूट मतलब ये फाइल कर रहे हो केस, बट मैटर जो है वो सेम चीज से रिलेटेड है, पार्टीज भी सेम है, बट कोर्ट क्या बोलता है कि एक सूट जब ऑलरेडी फाइल है तो दूसरा सूट उस पर फाइल नहीं हो सकता, जो भी सब्सिक्वेंट सूट रहेगा उस पर स्टे लगा दिया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा आई होप। उसके बाद नीचे उसके बाद आता है रेस जुडिकेटा, इट्स कॉल्ड बार ऑफ सूट, ये दूसरी डॉक्ट्रिन है।
पहली डॉक्ट्रिन हमने पढ़ी स्टे ऑफ स्यूट, दूसरी डॉक्ट्रिन हम पढ़ रहे हैं बार ऑफ स्यूट, जो कि मतलब रेस जुडिकेटा बोलते हैं उसको, रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकेटा, जो भी अपने तरीके से आप बोलना चाहो बोल सकते हो। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहां पे एक लाइन है, देखो यहां पे एक लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आपको पेपर में भी लिख के आना है ये लाइन, ध्यान में रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नो वन शैल बी ट्वाइस वैक्स फॉर द सेम कॉज। एक पर्सन दो बार सेम केस के लिए केस नहीं कर सकता। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल के द्वारा आई थिंक आपको समझेगा मे बी, है ना। मैं बैठ के थोड़ा बैठ जाता हूं, ठीक है, तो आपको मे बी एग्जांपल के द्वारा भी समझेगा। तो ये डॉक्ट्रिन क्या बोलता है कि अगर ऑलरेडी कोर्ट में कोई केस है, आपने केस कर दिया है, केस करने के बाद उसमें जजमेंट भी कोर्ट ने आपको दे दिया है, आपने कोर्ट में केस कर दिया है एंड कोर्ट में केस करने के बाद उसमें जजमेंट भी आ गया है, तो एक बार जजमेंट आ गया तो आप फिर से केस करोगे, फिर से केस करोगे, मतलब जजमेंट आ गया, आपके फेवर में ही जजमेंट आ गया, भैया मैं तो खुश नहीं हूं इसके जजमेंट से, मेरे फेवर में भी आ गया तो भी मैं खुश नहीं हूं, तो आप फिर से आप केस नहीं कर सकते, आप अपील कर सकते हो, बार ऑफ स्यूट बोलते हैं, मतलब उस पे ये लगा दिया जाता है बैन कि आप नहीं कर सकते फिर से केस एक चीज के लिए जिसपे ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है। सिंपल है। अब आपको इतनी ये चकल्लस पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, मैं आपको सिंपल चीज में बता दिया हूं। चाहे तो आप ना, अगर आपको पढ़ना रहता है ना, तो आप ये सबसे नीचे में जाइए, यहाँ पे उसके इसेंशियल्स रहता है, इसेंशियल्स में 4 पॉइंट रहता है, अपने को पेपर में भी उतने ही लिख के आना होता है, इतना कुछ मतलब महागीता लिख के आनी होती है। ये जो आपको कंडीशंस दिख रही है ना, यही लिख के आ जाओ, यही लिख के आ जाओ। पार्टीज भी इसमें सेम होती है, ऐसा बोल रहे हैं, डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है कोर्ट का, उस पे केस करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, फिर से मतलब फिर से केस करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, बेसिकली यही बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जाते हैं हम लोग अभी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन पे। देखो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर जाते हैं, जो कि हमारा बीच में छूटा है अभी। स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के स्ट्रक्चर क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो भी सिविल कोर्ट मतलब जितने भी उसके अंडर में आते हैं तो वो स्ट्रक्चर है उसका। अब आते हैं भैया और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ज्यूरिसडिक्शन सिविल कोर्ट का क्या है ये देखते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप के ज्यूरिसडिक्शन है। एक तो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आप कोई केस कर सकते हो, मतलब सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड केस कर सकते हो। उसके बाद पैसे से रिलेटेड केस कर सकते हो, आप जगह से रिलेटेड केस कर सकते हो, आप पर्सन से रिलेटेड केस कर सकते हो। ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट के। तो नंबर ये वाइज देखते हैं। सबसे पहला क्या है, ज्यूरिसडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर। तो सबसे पहले ना मैं आपको बताना चाहूंगा, आप केस अगर कोई चीज पे करते हो तो हमारे सिविल कोर्ट के ना कोर्ट्स डिसाइड रहते हैं कि ये सब्जेक्ट मैटर का केस ये कोर्ट में जाएगा, ये सब्जेक्ट मैटर का केस ये कोर्ट में जाएगा, ये सब्जेक्ट मैटर का केस ये कोर्ट में जाएगा। अगर आपका कोई अलग केस है और आप ये मतलब दूसरे सब्जेक्ट मैटर के केस और दूसरे कोर्ट में लेके जा रहे हो, तो वो कोर्ट मतलब वो कोर्ट वाले आपको बोलेंगे कि ये कोर्ट आपका ये केस नहीं ले सकता क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट, ये आपके ये सब्जेक्ट मैटर में नहीं आता, आपके दूसरे सब्जेक्ट मैटर में आता है, ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये आपका ज्यूरिसडिक्शन कहीं पे और है, समझे। उसके आगे क्या है, प्लेस ऑफ सुइंग अ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। आपकी टेरिटरी डिसाइड रहती है, मतलब आपकी जगह डिसाइड रहती है। आपको कई पुलिस स्टेशन भी बोलते होंगे, है ना, मैम ये मैटर हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, मैम सर ये मैटर हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। सो इट इज अ ज्यूरिसडिक्शन, प्लेस डिसाइड होता है कि इतने एरिया का मैटर इतने में आएगा, मतलब ये एरिया का मैटर ये पुलिस स्टेशन में आएगा, ये कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट भी डिसाइड रहता है वैसे। उसके बाद है पर्सन। वैसे हमारे इंडिया की नेशनलिटी है ना, इंडिया मतलब हम इंडियन है ना, तो हम इंडियन, हमारी जो नेशनलिटी है वो हम कहीं भी केस कर सकते हैं, हम कहीं भी केस कर सकते हैं, बट वो हमको ज्यूरिसडिक्शन देखना पड़ेगा।
पर्सन के खिलाफ, आप इंडिया के पर्सन के लिए केस कर रहे हो, बराबर है, बट आप किसी फॉरेनर का केस हमारे इंडिया में नहीं कर सकते कि वो फॉरेन में आपसे मतलब लूटपाट होगी या कुछ भी हो गया तो उसका केस आप इंडिया में कर रहे हो सिविल ज्यूरिसडिक्शन में, वो नहीं कर सकते। करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, सिंपल। अब आता है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या बोलता है? सिंपल वर्ड में मैं बताऊं, पिक्यूनरी का मतलब होता है सबसे पहले पैसा। पिक्यूनरी का मतलब क्या होता है? पैसा। तो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब इतने पैसों का मैटर ये कोर्ट में जाएगा, इतने पैसों का मैटर ये कोर्ट में जाएगा, इतने पैसों का मैटर ये कोर्ट में जाएगा, सिंपल। तो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन हमारे डिसाइड रहता है कि हम इतने इतने पैसों का मैटर ये कोर्ट में भेजेंगे, बराबर। मतलब आपका अगर मैटर ज्यादा हो तो इतने आपका, अगर मतलब सपोज एक कोर्ट है जहां पे 1 लाख रुपए तक के मामले जाते हैं, आप वहां पे 2 लाख का मामला लेके जा रहे हो तो वो कोर्ट आपके मामले मतलब आपका केस नहीं हैंडल करेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, समझ गए? उससे भी कोर्ट हमारे डिसाइड रहते हैं। ये भी हमारा हो गया समाप्त। उसके बाद आता है भैया प्लेस ऑफ सुइंग अ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ये प्लेस ऑफ सुइंग अ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको केस करना है ना तो आपको लोवेस्ट गार्ड से जाना पड़ता है। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो क्या? हाँ जा सकते हो, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको हम यहाँ पे एकदम इमोशनल नहीं होना है हमको। बट मैं ऐसा नॉर्मली पूछ रहा हूँ, अगर आपका कोई केस हो गया, मैं चाहता हूँ कि नहीं इसने मेरे को मारा है, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, मैं इसके ऊपर एकदम फांसी का केस ठोक दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जाना पड़ता है लोवेस्ट गार्ड से। सबसे पहले आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गए आप जाओगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से हार गए आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। तो आप कहीं भी अगर केस करना चाहते हो ना तो आपको लोवेस्ट गार्ड से चालू करना पड़ता है, आप डायरेक्टली हाई गार्ड पे जाके केस नहीं कर सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? आगे बढ़ो फिर, समझ में आ गई तो। उसके बाद क्या बोला है? आपकी प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है? इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी यहां सिचुएटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी सिचुएटेड इंस्टीट्यूट विद इन द, अगर विद इन द लिमिट सिचुएटेड है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आप उस एरिया में जो आप केस करोगे। अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में सिचुएटेड है तो आप दूसरे इधर जाके केस करोगे। इफ आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी अनसर्टन है, इफ आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? अनसर्टन है, पता ही नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी है कहाँ। ये हमारी बॉर्डर है, ये यहाँ पे दूसरा ज्यूरिसडिक्शन, यहाँ पे दूसरा ज्यूरिसडिक्शन, बीच में हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में आप कहीं भी केस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है अगर आप कॉम्पेंसेशन मांग रहे हो, कुछ गलत हो गया, रॉन्ग डन, देखो वो वेयर द रॉन्ग डन टू द पर्सन टू और द इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर किसी पर्सन के साथ गलत हो जाता है, ठीक है। अब मैं हूं सपोज, एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एग्जांपल से समझो। अब मैं हूं, मेरा दोस्त है, मैं और मेरे दोस्त के बीच में हो गई फाइट। अब मैं रहता हूं सपोज काटोल, सपोज नहीं मैं काटोल में ही रहता हूं। अब मेरा और मेरे फ्रेंड का झगड़ा हो गया नागपुर में। अब नागपुर में जब हमारा झगड़ा हुआ तो उसने मैंने उसको बहुत मारा, हाँ मैं मारता हूं, मैंने उसको बहुत मारा, बहुत इतना मारा उसका खून वून निकल गया। अब बेसिकली मैं रहता हूं काटोल, अब वो बंदा भी काटोल में ही रहता है, बट मैंने उसको मारा नागपुर में। मैं रहता हूं काटोल और मैंने उसको मारा नागपुर में। अब वो गया नागपुर के पुलिस स्टेशन में। क्या वो नागपुर के पुलिस स्टेशन में केस कर सकता है मेरी? तो रॉन्ग डन अगर किसी के साथ गलत हुआ है, मतलब अगर वो उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और वहां पे अगर उसके साथ गलत हुआ है, तो जब भी गलत चीज अगर किसी के साथ होती है ना तो वो मेरे खिलाफ यहां भी केस कर सकता है जहां पे उसका ज्यूरिसडिक्शन है, और वहां भी केस कर सकता है जहां उसके साथ गलत हुआ है। गलत उसके साथ नागपुर में हुआ है तो वो मेरे ऊपर नागपुर में केस करेगा, अगर वो चाहे तो काटोल आके भी काटोल के पुलिस स्टेशन में मेरे ऊपर केस कर सकता है। समझ गए? सिंपल है। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट होती है तो बॉडी कॉर्पोरेट का प्रिंसिपल ऑफिस जहां पे है या रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे, वो वहां पे केस कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। कितना टाइम हो गया? यहां तक ही करे क्या आज? मैं टाइम देखूं क्या, कितना टाइम हो गया बेसिकली?
मे भी अपना हो ही गया है ना, 25 मिनट्स तो हो ही गए होंगे। एक बार देख लूं आगे। एक सेकेंड ना, मैं आगे एक बार देख लेता हूँ है क्या, उस हिसाब से करते हैं, नहीं तो इसको रखते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ यार इसको मैं डिटेल में कराऊँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमको पेपर में भी पूछा जाता है। सेट ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कितना बचा है वैसे देख लो एक बार। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आई थिंक हो ही गया ना, चैप्टर खत्म ही हो गया, बस समरी प्रोसीजर रहेगी एंड देन चैप्टर खत्म। तो ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कराता हूँ, इतना काफ़ी है सीपीसी के लिए, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी है इतना। बाकी काम बाद में करते हैं। आपको भी छोटे छोटे लेक्चर देखने में अच्छा लगता है, और ऑलमोस्ट हमने अच्छी अच्छी चीज़ें कवर कर ली है आज, और अच्छी अच्छी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 1 ये रहेगा, पार्ट 2 मैं मतलब जल्दी ही लाता हूँ आपके लिए, जल्दी मतलब हो सके तो मैं कल ही डालता हूँ, आज डालता हूँ पार्ट 1, कल डालता हूँ इसका पार्ट 2, ठीक है ना। तो कैसा लगा आपको लेक्चर मुझे बताइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो यार, आप शेयर नहीं करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, उनको चैनल के बारे में बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहा हूँ एंड उतना मुझे आगे से नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड उसको शेयर करना मत भूलें, शेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमेंट भी करें, अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।